Hello, learners. Welcome. Welcome to a new semester. Welcome to a new course. And welcome to an all new branch of management altogether. Yes, ये जो हम सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट कुछ महीनों में थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज ये सब्जेक्ट मैनेजमेंट के बियॉन्ड एक नए डिसिप्लिन की बात करेगा आपसे. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लॉ. तो हमारा जो सब्जेक्ट है एमबीए के अंदर दैट इज लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस. लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस मतलब बिजनेस के जो भी कायदे कानून से लगते हुए जो दांव पेच है, जो एस्पेक्ट्स है, जो फंडामेंटल्स है, वो हम यहाँ पे सीखेंगे, समझेंगे और उससे हम समझ के आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे. तो मेरा काम यही रहेगा, आपको जो बेसिक बिजनेस लॉज है जो आपने शायद ग्रेजुएशन के टाइम पे पढ़े होंगे, बीबीए के टाइम पे पढ़े होंगे, मर्केंटाइल लॉ, बिजनेस लॉ, इन सबको कंप्रेस करके आपके सामने पेश करूं. तो सबसे पहले और जो सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच हम लॉ की पढ़ेंगे जिसके अंदर दैट इज कॉन्ट्रैक्ट लॉ. लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो कवर करता है हमारा पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872. इट विल आल्सो कवर सम एलिमेंट्स ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड अदर कॉन्ट्रैक्चुअल लॉज आल्सो. सो हम पढ़े, हम आगे बढ़े उससे पहले एक सवाल आपके मन में जरूर आ रहा होगा एज एन एमबीए स्टूडेंट, व्हाई शुड आई स्टडी लॉ? मुझे लॉ करने की जरूरत ही क्या है? भाई मुझे तो कोई लॉयर बनना नहीं. आई डू नॉट वांट टू बी अ लॉयर. मेरे को तो अपना एमबीए फिनिश करना है. एमबीए फिनिश करके या तो प्लेसमेंट लेके कहीं पे जॉब करनी है, या फिर अपनी फैमिली का बिजनेस देखना है, या खुद की कोई कंपनी स्टार्ट करनी है. आई डोंट वांट टू बी अ लॉयर. मुझे कोई तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख करने का कोई शौक नहीं है मिलॉर्ड. तो व्हाई शुड आई स्टडी लॉ? या फिर ये जितने भी लॉज है, इंटरनेशनल लॉज, मैरीटाइम लॉज, या कोई भी फलाना ढिमकना लॉ, लेबर लॉज, ये मेरे पे एप्लीकेबल है ही नहीं. मैं तो सीधा साधा बिजनेसमैन हूँ या सीधी सादी जॉब करने वाला व्यक्ति हूँ, तो मेरे पे तो बहुत बेसिक लॉज लगते हैं. तो क्या फायदा इतने सब लॉज पढ़ने का कि भाई नेगोशिएबल पढ़ो, कॉपीराइट एक्ट पढ़ो. अभी मैं जिंदगी में कभी कोई बुक नहीं पढ़ने वाला हूँ, तो मुझे ये लॉ पढ़ने की जरूरत ही क्या है? ये करके. सो दिस इज अनदर थॉट दैट यू थिंक व्हाई शुड आई स्टडी लॉ. देन यू माइट थिंक, और ये सबसे कॉमन मैं लोगों से बात सुनता हूँ, मैं एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूँ. आई एम अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन. मेरे को कोई कानून तोड़ना ही नहीं है. आई विल नॉट ब्रेक अ लॉ. तो मुझे कानून सीखने की जरूरत ही क्या है? डरता तो वो है ना जिस इंसान को कुछ गलत करना है. अगर मुझे कुछ गलत करना ही नहीं है तो मुझे सीखने की जरूरत ही क्या है? आई विल, जो मेरे से मेरी सरकार या मेरी जो गवर्नमेंट या मेरी जुडिशरी जो मेरे से एक्सपेक्ट करती है, मैं वो सब चीजें करने वाला हूं. सो व्हाई शुड आई स्टडी लॉ? या फिर एक बहुत कॉमन मुझे जवाब मिलता है, कई स्मार्ट जो बच्चे होते हैं, बहुत ही ज्यादा, जो इन्होंने हर्षद मेहता वाली स्कैम 1992 सीरीज देखी होती है, तो वैसे जो मुझे एटीट्यूड के अंदर बच्चे कई बार जवाब देते हैं, सर क्या फायदा लॉ करने का? आई विल हायर अ लॉयर. कभी कहीं अटकूंगा, कोई किसी प्रॉब्लम में अगर मैं फंस गया, मेरे लॉयर को फोन करूंगा या दुनिया का बेस्ट टू बेस्ट, इंडिया का बेस्ट से बेस्ट लॉयर को हायर करूंगा, उसको टॉप फीस दूंगा. इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया हूंगा कि उसको टॉप फीस दूंगा, और आई विल गेट वट एवर हेल्प आई नीड. लोग सीए के बारे में भी यही बोलते हैं कि सीए करके क्या फायदा, चार्टेड अकाउंटेंट रख लो. तो भाई ठीक है, अगर ये भी एक आप पॉइंट बोल सकते हो, देन व्हाई शुड आई स्टडी लॉ? इफ आई एम इन अ लीगल ट्रबल आई विल सिंपली हायर अ लॉयर. या फिर बहुत देसी बेसिक सवाल जो आप पूछते होंगे अपने आप से, ये सब पढ़ के इसका कोई फायदा होता है क्या? खैर, ये थॉट तो हमारा एमबीए के हर सब्जेक्ट में, और एमबीए क्या बचपन से ही पूछते हैं कि अलजेब्रा का काम आती है, ज्योमेट्री का काम आती है, ट्रिग्नोमेट्री का काम आती है, हिस्ट्री का काम आती है. तो ये तो हर बच्चा पूछता है. खैर, अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन मानना चाहते हैं आप, तो हर एक सब्जेक्ट, हर एक नॉलेज की अपनी इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में. बट लेट्स स्टे टू द टॉपिक. लॉ पढ़ने का कोई फायदा होता है क्या? तो मैं सिर्फ एक लाइन में, एक ही लाइन में इन सब सवालों का जवाब देना चाहता हूं. वो लाइन है लैटिन भाषा की, दैट इज इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूजात, जिसका बहुत सहज, बहुत सिंपल मीनिंग ये होता है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज. मतलब कि बेसिक एग्जांपल आपको समझाता हूं. आप किसी सड़क पे जा रहे हैं, ठीक है? उस सड़क पे आपको राइट साइड से, या सॉरी, आपको उस सड़क पे ऊपर 120 के ऊपर गाड़ी चलाना अलाउड नहीं है. उस सड़क की जो स्पीड लिमिट है दैट इज 80 किलोमीटर पर आवर. ठीक है? आप गाड़ी तेजी से दौड़ा रहे हैं, 100 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे दौड़ा रहे हैं, आपको पुलिस वाला रोकता है.
आप पुलिस वाले को ये नहीं बोल सकते कि साहब मुझे पता नहीं है कि इस सड़क पे स्पीड लिमिट कितनी है क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया कि बोर्ड कहाँ लगा हुआ है। देयर इज अ लॉ which is you are supposed to know that law, you are supposed to acquaint yourself with that law. चलिए, अगर ये बहुत सिंपल एग्जांपल है तो बिजनेस के अंदर मैं आपको बता सकता हूँ कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक दुकान चालू करते हैं, एक बिजनेस चालू करते हैं, एक छोटा सा रेस्टोरेंट चालू करते हैं, आपको पता नहीं है कि वहां पे 36 तरह की परमिशंस लेनी है। भाई मेरे को फायर की एनओसी लेनी है, मुझे फूड लाइसेंस लेना है, मुझे शॉप लाइसेंस लेना है। आप कोई एक आध परमिशन लेना मिस कर जाते हैं। आपका इंटेंशन नहीं है चीट करना। लॉ के अंदर इंटेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम आगे इस कोर्स के दौरान आप बार बार मेरे मुंह से इंटेंशन और मेंस रिया ये वर्ड सुनते रहेंगे। आपका इंटेंशन नहीं है चीट करना, आपसे भूल से मिस्टेक हो गई, नादानी हो गई आपसे। कानून की नजर में इसकी कोई अहमियत नहीं। आपने कायदा तोड़ा है, आपने जानबूझ के तोड़ा है या बिना जाने तोड़ा है, इट इज अ क्राइम एंड दैट्स व्हाई यू विल हैव टू पे द पनिशमेंट वट एवर इट इज। सो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। सरकार जब भी कोई लॉ निकालती है, और हमारे देश में हजारों लॉज है, जब भी कोई लॉ हमारा बाहर आता है, लॉ कैसे बनता है वो आपको आई होप आइडिया होगा कि भाई पहले लॉ मेकर्स हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस है पार्लियामेंट में डिस्कस करते हैं, डिस्कस करने के बाद उसको लोअर हाउस में पास करते हैं, अपर हाउस में पास करते हैं, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, फिर वो बिल को लॉ में कन्वर्ट किया जाता है, फिर वो लॉ जुडिशरी एनफोर्स करती है और पुलिस उसको एग्जीक्यूट करती है। ये बहुत बेसिक, मैं आपको बहुत 30 सेकंड के अंदर ये बात समझा रहा हूँ, थोड़ा डीपर कॉन्सेप्ट है। बट एक बार कोई कायदा बन गया, हमारे देश में 500 1000 कायदे होंगे, अगर एक कायदा बन गया तो सरकार ये मानती है कि भाई जो भी इस देश का सिटीजन हो या ना हो उसको वो कायदा पता होना चाहिए। दैट लॉ इज पब्लिश्ड इन द गजेट। आपने ये वर्ड कई बार सुना होगा कि जो गवर्नमेंट का गजेट होता है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उसके गजेट में वो लॉ छपता है और ये आपसे अपेक्षा की जाती है कि आपने वो लॉ पढ़ा हुआ होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक आपके कॉलेज लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल दूं, आपके कॉलेज में अगर एग्जाम होने वाली है, अभी जैसे आपकी सेमेस्टर 4 की एग्जाम्स होने वाली है, तो कॉलेज के जो अथॉरिटीज होंगे या यूनिवर्सिटी के जो अथॉरिटीज होंगे वो एक डेट डिसाइड करेंगे कि भाई फलानी फलानी डेट पे सेमेस्टर 4 की लॉ की एग्जाम होगी। वो उस डेट को आपने नोटिस बोर्ड पे या आजकल अपनी वेबसाइट में, पहले तो नोटिस बोर्ड में आता था या अखबार में आता था, अभी आपकी कॉलेज ये यूनिवर्सिटी की और कॉलेज की वेबसाइट पे उसको पोस्ट कर दिया जाता है कि सो एंड सो डेट पे आपकी एग्जाम है। कॉलेज विल नॉट कम एंड आस्क यू, अगर आप वो डेट पढ़ने से चूक जाते हैं और आप अपनी एग्जाम मिस कर देते हैं तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैम मैंने पढ़ा नहीं था या सर मैंने पढ़ा नहीं था। कॉलेज विल नॉट come and ask you whether you have read the circular or not. It is expected out of you that you should know that. It is your responsibility to acquaint yourself with the rules and regulations of the college or the institute. तो यही बात पूरे एक लार्जर सोसाइटी में भी होती है कि कायदा क्या है वो आपको पता होना चाहिए। इसीलिए मैं तो बहुत शिद्दत से मानता हूं कि जिस तरह से बच्चों को सिविक्स पढ़ाई जाती है, साइंस पढ़ाई जाती है, इंग्लिश पढ़ाई जाती है, मैथ्स पढ़ाई जाती है, उस तरह से 5th स्टैंडर्ड से नहीं तो 8th स्टैंडर्ड से बेसिक लीगल एजुकेशन हमारे देश में शुरू होनी चाहिए। पर चलिए, मैं अपने उस ज्ञान देने वाले मोड की जगह सब्जेक्ट पे स्टिक करता हूँ। एक दो छोटे से टॉपिक हम उठाते हैं इस वीडियो में। और सबसे पहला, व्हाट इज लॉ। लॉ की बहुत डेफिनेशन है, बहुत बहुत फिलोसोफर्स है। लॉ की जो फिलोसॉफी है उसको जूरिस्प्रूडेंस कहा जाता है। तो लॉ के काफी फिलोसोफर्स है, जॉन ऑस्टिन है, देन एक्विनास है, देन बेंथम है, काफी फिलोसोफर्स लॉ के हैं, जो लॉक है, जॉन लॉक है, ये काफी फिलोसोफर्स है जिन्होंने अपनी अपनी व्याख्या की, अपनी अपनी डेफिनेशन की है लॉ की। मुझे जो बहुत सिंपल, बहुत सहज जो डेफिनेशन पसंद है लॉ की, दैट इज जॉन ऑस्टिन। ये पॉजिटिविस्ट स्कूल के थे। लॉ के वेरियस स्कूल्स है, देयर आर वेरियस स्कूल्स ऑफ लॉ और जूरिस्प्रूडेंस। कोई यूटिलिरियन स्कूल है, कोई पॉजिटिव स्कूल है। ये आप कभी भी अगर अपने लाइफ में आगे चल के अगर आप एलएलबी या एलएलएम करना चाहते हैं तो इनको विस्तार से पढ़ेंगे। इस समय मैं आपको उस रास्ते पे नहीं लेके जाता हूँ। बट जो मेरी फेवरेट डेफिनेशन है लॉ की, दैट वाज गिवन बाय जॉन ऑस्टिन। बहुत सिंपल डेफिनेशन है। A law is a rule of conduct imposed and enforced by the sovereign. अब यही लॉ की महिमा है। इतने सिंपल से स्टेटमेंट के अंदर कितनी चीजें निकलती है देखिए। देखो, सबसे पहले तो ये बोला गया कि लॉ एक रूल है, एक कायदा है, एक रूल है ऑफ कंडक्ट। किस चीज का कायदा? तो हम अपने आप को किस तरह से कंडक्ट करें,
हम किस तरह से बिहेव कर दे, ये उसका रूल है। क्या इम्पोज्ड, तो कौन इसको इम्पोज करता है? एक सोवरेन। और एनफोर्स मतलब इसको ना सिर्फ वो इस कायदे को फटकारता है, ना सिर्फ इस कायदे को दुनिया में लेके आता है, बल्कि इस कायदे को एनफोर्स करता है। कि ये खाली लॉ बोल देने से, इब्राहिम लिंकन ने बहुत फेमसली कहा था, लॉ विदाउट एनफोर्समेंट इज मियरली गुड एडवाइस। मतलब कि अगर आप सिर्फ कायदा लिख देते हो और उसको एनफोर्स नहीं करते हो तो वो सिर्फ सलाह हुई, वो कायदा नहीं हुआ। तो इसी के लिए ना सिर्फ सॉवरेन लॉ बनाता है, उसको इम्पोज करता है और उसको एनफोर्स करता है। बट इधर एक बात नहीं लिखी हुई है जो देखो अपने आप है। तो सॉवरेन किसके ऊपर इम्पोज कर रहा है और किसके ऊपर एनफोर्स कर रहा है? दैट इज द सब्जेक्ट्स। तो जो भी आपकी देश का, आपके स्टेट का, आपके राज्य का जो भी सॉवरेन है, मतलब हम इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, तो हमारे यहाँ जो सॉवरेन होता है दैट इज द प्रेसिडेंट, and the prime minister is the government which is headed by the prime minister of India, and president of the is the nominal head of India। तो हमारा जो सॉवरेन है वो हमारी भारत सरकार है। भारत सरकार के द्वारा बनाए हुए कायदे और भारत सरकार के द्वारा एनफोर्स किए गए कायदे, पर ये किसके ऊपर बनते हैं? तो उसके सब्जेक्ट होना उतना ही जरूरी है। ये जूरिस्प्रूडेंस के अंदर अगेन इस बात को बहुत विस्तार से इसकी चर्चा की गई है कि सिर्फ लॉ बना देने से लॉ नहीं बन जाता है। अगर कोई डिक्टेटर है, कोई हिटलर है, कोई तानाशाह है, कोई डिक्टेटर है, कोई फासिस्ट है, जो सिर्फ एक कायदा बना देता है और उसको मानने वाला कोई तैयार नहीं है कि भाई हम आपके कायदे को नहीं मानते, तो उस कायदे की क्या कीमत? हमारे देश में भी ऐसे कई इंसिडेंट्स हुए कि सरकारों ने कायदे बनाए हैं पर लोग उसको मानने से मना कर देते, हम नहीं मानेंगे। तो कायदा बनाना और कायदा मनवाना वो दोनों इंपॉर्टेंट। तो देखिए ये पूरे कोर्स के दौरान आप देखेंगे एक एक शब्द जो लॉ में लिखा होता है, एक एक लाइन, एक एक शब्द जो लिखा होता है, उस सब का एक बहुत डीप मीनिंग है और उसके ऊपर पूरी की पूरी थीसिस लिख सकते हैं। तो मैं आगे बढ़ता हूं। लॉ इज नथिंग बट इट इज अ रूल ऑफ कंडक्ट इम्पोज्ड एंड एनफोर्स्ड बाय द सॉवरेन। बहुत सिंपल डेफिनेशन है। हम इस जॉन ऑस्टिन की जूरिस्प्रूडेंस के बारे में पूरे कोर्स के दौरान बात करते रहेंगे। मुझे इनकी फिलोसॉफी बहुत पसंद है, मैं इसके लिए उसके ऊपर बात करता रहूंगा, बट हाल फिलहाल मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूं। कॉन्ट्रैक्ट लॉ। चलिए लास्ट में ये वीडियो को खत्म करने से पहले लेट्स सी इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट लॉ। It is the most important branch of business law. Most important. Why? It affects everybody. हर कोई, चाहे वो छोटा हो, कोई बड़ा हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, हर कोई कॉन्ट्रैक्ट लॉ के दायरे में आता है। कैसे आता है? आप कुछ भी नहीं करते हैं, आप कुछ भी नहीं करते तो अपने घर से निकल के अगर आप दुकान से कुछ सामान लेके आते हैं, यू आर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द शॉपकीपर। क्या कॉन्ट्रैक्ट? दैट यू आर बाइंग अ गुड और सर्विसेज फ्रॉम द शॉपकीपर, इन कंसिडरेशन, इन रिटर्न ऑफ इट आप उसको पैसा दे रहे हैं, तो दैट इज द कंसिडरेशन। और आप दोनों से कुछ एसेंशियल कंडीशंस मानी जाती है जो हम आगे देखेंगे। सो इवन अ सिंपल एक्ट ऑफ बाइंग पीस ऑफ चॉकलेट और अ नोटबुक फ्रॉम अ स्टेशनरी शॉप इज अ कॉन्ट्रैक्ट। हम भले बैठ के ऐसे फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाते हैं, बट ये हम सबको इस दायरे में लेता है। सो इट अफेक्ट्स एवरीबडी। अरे और तो और शादी हम सबकी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। हम सबकी जो शादियां होती है दे आर गवर्न्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बिकॉज इंडिया के अंदर और काफी बाकी भी काफी देशों के अंदर मैरिज इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो इट अफेक्ट्स एवरीबडी। एवरी डे हम लोग सब प्रोमिसेस बनाते रहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है दैट इज प्रॉमिस। वी विल लर्न अबाउट दिस इन द फ्यूचर वीडियोस। प्रॉमिस आर अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो हम पूरे अपनी लाइफ के अंदर हर रोज हम तरह तरह के प्रोमिसेस करते रहते हैं। कुछ कमर्शियल प्रोमिसेस होते हैं, कुछ ऑर्डिनरी प्रोमिसेस होते हैं। अब जैसे जो प्रोमिसेस हम अपने नॉर्मल जिंदगी के अंदर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने एक दोस्त को बोलता हूं कि मैं तेरे घर पे डिनर करने आऊंगा आज रात को, मैं नहीं जा पाया, किसी कारण से मुझे कोई काम पड़ गया या मुझे कहीं मैं भूल गया या कोई मेरे घर पे कोई गेस्ट आ गया, मैं नहीं जा पाया, तो मेरा दोस्त मेरे पे केस नहीं कर देगा कि ओ अनुज तू मेरे घर पे डिनर करने नहीं आया, मेरा इतनी खीर वेस्ट हुई, मेरे इतने चावल वेस्ट हुए, मेरी इतनी सब्जी वेस्ट हुई, अब इसके एवज में तुम मुझे 1,000 रुपए पैसा दो मुझे। वाई? बिकॉज इट वॉज अ सोशल ऑब्लिगेशन, इट वॉज अ मॉरली, ठीक है, मॉरली हम दोनों को बुरा लगेगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे दोस्त को मेरे कारण प्रॉब्लम हुई और मेरे दोस्त को भी मेरे पे चिढ़ मचेगी कि यार इतनी मेहनत की और ये आया नहीं। तो इट इज मॉरली बाइंडिंग बट इट डज नॉट हैव अ लीगल ऑब्लिगेशन। वो मुझे उठा के कोर्ट नहीं ले जा सकता इस प्रॉमिस को ब्रीच करने के लिए। वहीं पे अगर आप किसी रेस्टोरेंट वाले से अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि भाई कल मेरे घर पे डिनर पे 10 लोग आ रहे हैं, मुझे उसके लिए 20 समोसे बना के दे दीजिए, ठीक है, और आप किसी भी कारणवश वो समोसे नई डिलीवरी लेते हैं, आप बोलते हैं कि नहीं मुझे अब नहीं चाहिए, मुझे ऑर्डर कैंसिल करना है, तो वो रेस्टोरेंट वाला आपके ऊपर केस कर सकता है, वो चार्ज कर सकता है कि नहीं आपने मुझे ऑर्डर दिया था
उसके बेसिस पे मैंने समोसे बनाए। तो अभी अगर आप इन समोसों की डिलीवरी नहीं लेंगे तो यू आर नॉट ओनली ब्रेकिंग योर प्रॉमिस बट यू आर ब्रेकिंग योर कॉन्ट्रैक्ट। आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि भाई आप मुझसे इतने समोसे लेके जाएंगे, और अब आपने मुझे मना किया कि भाई ये समोसे मैं नहीं लेके जाऊंगा, और इसके बदले में जो आपने मुझे पैसे प्रॉमिस किए थे, जो कंसिडरेशन प्रॉमिस किया था, वो आप मुझे नहीं देने वाले। सो दैट मींस दिस इज अ ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सो दैट रेस्टोरेंट ओनर कैन सू यू एंड गेट द मनी आउट ऑफ यू। ये बहुत बेसिक एग्जाम्पल है, छोटा सा एग्जाम्पल है, बट यही फर्क होता है कि कुछ प्रोमिसेस होते हैं जिनकी लीगल ऑब्लिगेशन होती है और कुछ प्रोमिसेस होती है जिनकी नहीं होती। तो इन सब का हमको फर्क देखना पड़ता है। तो जो प्रोमिसेस हम लोग आम तौर पे मेक करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अपने बच्चे को आपने बोला, या अपने छोटे भाई को बोला, या छोटी बहन को बोला कि भाई अगर तेरे एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आए, आई विल टेक यू फॉर अ आइसक्रीम। तो अगर आप उसको नहीं लेके जाते हो तो वो आपके ऊपर केस नहीं कर सकते। बट वहीं पे if there is a promise which is done with a intention to create a legal obligation, then it is binding by the law. तो जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, इट विल डील विद प्रोमिसेस विच क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस ओनली। तो हम इस कोर्स के दौरान, ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ के दौरान, हम वही प्रोमिसेस की बात करेंगे कि जो लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। अभी एक हम आगे एक केस स्टडी पढ़ेंगे, बट मैं अभी ये बात निकली है तो आपसे जस्ट जनरली एक सवाल पूछता हूँ, वो वीडियो को पॉज करके सोचिए कि शादी जो है, मैरिज जो है, वो किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है? इज इट अ पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट और इज इट अ लीगली एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट? सोचिए। तो यस, जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ है वो क्लियर कट बोलता है दैट मैरिज इज अ लीगली एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच कैन बी एनफोर्स्ड बाय द लॉ। तो उसके कुछ कंटेंशंस होते हैं, उसके कुछ जो बोलते हैं देयर आर सम एसेंशियल्स व्हिच हैज टू बी फुलफिल्ड, वो हम आगे देखेंगे। सो दैट इज द रीजन आई सेड दैट इवन मैरिज इज गवर्न्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इन अ वे। ठीक है? तो this is clear. Okay, contract act, it is the most important branch of business law. It affects all of us. We all make promises. Some promises are legal, some promises are in the ordinary course of the business. We will talk about only the promises which create legal obligations. But एक बहुत important चीज है contract law की, जो इस एक्ट को या इस पूरे कायदे को बहुत इंपॉर्टेंट बनाता है, that is contract law. It creates a right in personam as distinguished from right in rem. समझ में नहीं आया? मैं समझाता हूँ। राइट इन पर्सोनम क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, मेरा जैसे एक मकान है, ठीक है? अगर मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने आपको भाड़े पे दिया कि आप मेरे मकान के अंदर 10,000 रुपए भाड़ा पे करके 11 महीने के लिए मकान में रह सकते हैं, तो आई हैव क्रिएटेड अ राइट, और यू हैव गॉट अ राइट इन पर्सोनम अगेंस्ट मी, एंड आई हैव क्रिएटेड अ राइट इन पर्सोनम विथ यू, जिसके मतलब आप मेरे मकान के अंदर ही रह सकते हैं 10,000 का भाड़ा देके, और आप ही मेरे मकान में रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपने मुझसे भाड़े पे करार किया है और आप मेरा मकान आगे किसी और को 15,000 पे भाड़े पे देते, वो नहीं हो सकता है। सो राइट इन पर्सोनम मीन्स इट क्रिएट्स अ राइट फॉर वन इंडिविजुअल अगेंस्ट अनदर इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। सो दैट इज राइट इन पर्सोनम। एक और इसका एग्जाम्पल समझाता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी गाड़ी का डैमेज हो गया, आपकी गाड़ी को कोई नुकसान हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो आप इंश्योरेंस कंपनी से पैसा क्लेम कर सकते हैं, डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। सो दैट इज यू हैव अ राइट अगेंस्ट दैट इंश्योरेंस कंपनी। बट आप रैंडम दुनिया में चलते फिरते किसी भी व्यक्ति से क्लेम नहीं कर सकते। वहीं पे जैसे मैं आपको जो भाड़े वाला एग्जांपल दे रहा था, आप रैंडमली किसी के घर पे जाके ऐसे ही अपना पैर जमा के रह नहीं सकते। अगर आपको किसी के घर में रहना है तो आपको उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू क्रिएट अ राइट इन पर्सन। अब राइट इन रेम क्या होता है? राइट इन रेम मीन्स के जो एक व्यक्ति का राइट फ्रॉम दी, इसको रेम, इस ये टर्म कैसे आया, दैट द राइट आई हैव अगेंस्ट द एंटायर वर्ल्ड, द रिमेनिंग वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट में मुझे जो राइट मिलता है, दैट इज राइट इन रेम। बहुत सिंपल तरीके से समझाऊं, अगर मैं अपना घर बनाता हूं, आई हैव अ राइट इन रेम अगेंस्ट दिस एंटायर वर्ल्ड, कि मेरे पूरे घर में कोई मुझसे पूछे बिना नहीं घुस सकता। मेरे घर में मेरी परमिशन के बिना कोई एंटर नहीं कर सकता। अगर कोई एंटर करेगा तो उसको चोरी बोला जाएगा, बर्गलरी बोला जाएगा, डकैती बोला जाएगा, इट इज ब्रेकिंग एंड एंटरिंग बोला जाएगा, ट्रेस पासिंग बोला जाएगा। सो आई इफ आई बिल्ड माई ओन हाउस, अगर मैं लीगली जमीन खरीद के पैसा खर्च करके अगर उसके ऊपर घर बनाता हूं, तो आई गेट अ राइट इन रेम अगेंस्ट द एंटायर वर्ल्ड दैट आई कैन एंजॉय माई हाउस, माई प्रॉपर्टी विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। कोई भी मेरी प्रॉपर्टी के अंदर आके जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता।
या फिर जैसे वो गाड़ी वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो अगर मैं कोई कार खरीदता हूं तो आई हैव अ राइट अगेंस्ट द एंटायर वर्ल्ड कि कोई मेरी गाड़ी को डैमेज नहीं करे, कोई मेरी गाड़ी को चलते फिरते स्क्रैच मार के नहीं जाए. सो दिस इज द राइट इन रेम. सो राइट इन रेम इज द नॉर्मल राइट और नेचुरल राइट दैट आई हैव अगेंस्ट द एंटायर वर्ल्ड. बहुत कॉमन, अगर आपको राइट इन रेम समझना हो तो हम सबका जो बेसिक राइट इन रेम है, बेसिक राइट इन रेम है, हमारा फंडामेंटल राइट है, दैट इज राइट ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी. मतलब मुझे पूरी दुनिया के सामने अधिकार है कि भाई मैं अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जी सकता हूं. कोई भी व्यक्ति मुझे आके चाकू मार के या गोली मार के मेरा मर्डर नहीं कर सकता है. आई हैव अ राइट इन रेम अगेंस्ट द एंटायर वर्ल्ड फॉर अ लाइफ. इसको कई बार नेगेटिव राइट्स भी कहा जाता है, तो जिसको एनक्रोच कोई नहीं कर सकता, किसी भी हालत में नहीं कर सकता. तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या करता है, हम अगर बिजनेस लॉ की बात करें, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये बोलता है कि जो मेरा राइट इन रेम है उसको अगर मुझे राइट इन पर्सोनम में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत होती है. ये लास्ट लाइन आपको समझ में नहीं है? चलिए उसी एग्जाम्पल से समझाता हूँ, घर वाले एग्जाम्पल. मैंने एक जमीन खरीदी. जमीन खरीदने के बाद मैंने उसके ऊपर अपना एक मकान बांधा. मकान बांधने के बाद वो मेरा राइट इन रेम क्रिएट हो गया कि इस मकान में मेरी परमिशन के बिना कोई भी बंदा नहीं घुस सकता है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान इस घर में नहीं घुस सकता है मेरी परमिशन के बिना. बट अब मेरे को ये चाहिए कि मैं, मेरे को ये, मेरे पास मकान में 2 कमरे खाली है और मुझे इसका भाड़ा मिले, उससे मेरी एक आवक हो, मेरी इनकम हो. तो मैं एक व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता हूं कि ओके, आई विल गिव यू द एक्सेस टू 2 रूम्स इन माय हाउस, यू कैन कम एंड लिव इन दीज 2 रूम्स एंड यू हैव टू गिव मी रेंट इन ल्यू ऑफ दैट. सो व्हाट इज हैपनिंग इज दैट कि अपने मैं अपने राइट इन रेम, जो बड़ा सर्कल है, एक जो बड़ा सर्कल है उसके अंदर एक मैं छोटा सर्कल बना रहा हूं कि ठीक है ये मेरा मकान है, इसको तुम 11 महीने के लिए, 6 महीने के लिए तुम यूज कर सकते हो, यही दोनों रूम यूज कर सकते हो, और उसके बदले में, और आप ही यूज कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता, उसके बदले में यू विल हैव टू पे मी अ रेंट. सो आई एम क्रिएटिंग अ राइट इन पर्सनम बाय द वे ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. ओके, सो आई होप यहां तक आपको क्लियर है. नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. हम कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशंस, एग्रीमेंट वहां तक पहुंचे, उससे पहले हम ये समझेंगे कि किन किन चीजों से, किन किन तत्वों से, किन किन एलिमेंट से कॉन्ट्रैक्ट बनता है. सो प्लीज click on the next video to learn about the essential elements of a valid contract. Thank you.